हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने एप्लीकेशन साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग इस सेशन में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 2 बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईवीज मोटर। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो मोटर यूज होते हैं उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, उन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ ही साथ फीचर्स ऑफ एन ईवीज मोटर, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मोटर के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, उन सारे फीचर्स को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये कोई भी यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का, अगर जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको पढ़ना है तो इस टॉपिक से आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिलेगा, जिसमें कि आपको सिर्फ ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि ईवीज में जो मोटर यूज होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखिए या उसके फीचर्स के बारे में लिखिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार सेशन होने वाला है, तो ध्यान से बस आपको इसको सुनना है, कुछ ज्यादा इसमें है ही नहीं और ना ही दिमाग लगाना है, बहुत ही आसान टॉपिक है। हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रैक्शन ईवीज मोटर। मतलब ईवीज मोटर जनरली हम लोग इसमें क्या यूज करते हैं, तो ट्रैक्शन मतलब पुल अप करने के लिए, कोई भी व्हीकल्स को खींचना ही तो होता है ट्रैक्शन। तो कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रैक्शन ईवीज मोटर, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मोटर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हम लोग बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को लिए हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स लिए वो लिए सुटेबल स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, आपको भी पता होगा कि अगर इसका बेस्ट एग्जांपल, सभी ये एग्जांपल को फील किए होंगे, कभी ना कभी आप लोग साइकिल को जरूर चलाए होंगे। तो साइकिल को जब हम लोग इनिशियल स्टेट में जब चलाना शुरू करते हैं तो हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। जैसे अगर आप रोड पर साइकिल चलाना शुरू कर रहे हैं तो जहाँ पर साइकिल पर आप बैठते हैं इनिशियल स्टेज में और साइकिल के पैडल पर जब आप प्रेशर लगाते हैं तो आपको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। वहीं पर जब साइकिल हमारा एक स्पीड गेटअप कर लेता है, स्पीड पर वो अचीव कर लेता है वो स्पीड, उसके बाद आपको खुद लगता है कि हमारा जो पैडल पर फोर्स लगाना पड़ता है वो हमको कम लगाना पड़ता है। उसी तरीके से हमारा जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, चाहे भी कोई भी व्हीकल्स हो, इनिशियल स्टेज में क्योंकि वो फ्रिक्शन के कारण ओवरऑल रुका हुआ होता है, तो ओवरऑल उसको इनिशियल स्टेज में उस फ्रिक्शन को लॉस करने के लिए हमको ज़्यादा पावर की जरूरत पड़ता है। शुरुआत में, शुरू का जो केस होता है, फर्स्ट केस जब हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको जो है वो ज़्यादा पावर का रिक्वायरमेंट होता है, ज़्यादा टॉर्क का रिक्वायरमेंट होता है। तो कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा ईवीज मोटर में ये होना चाहिए कि इनिशियल जब हम मोटर को स्टार्ट करें तो इनिशियली उसमें ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होना चाहिए। ये इसका मेनली इसका कहने का मतलब हुआ। सुटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब यही हुआ कि इनिशियल स्टेज में हमको ज़्यादा टॉर्क चाहिए और जब हमारा रनिंग कंडीशन में आएगा तो फिर टॉर्क हमारा नॉर्मल भी रहेगा तो चलेगा। कहता है द ट्रैक्शन मोटर शुड सुटेबल फॉर, क्या कहता है, ट्रैक्शन मोटर शुड हैव सुटेबल स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स इन ट्रैक्शन सिस्टम। द टॉर्क रिक्वायर्ड एट स्टार्ट इज वेरी हाई। ट्रैक्शन सिस्टम में जो हमारा टॉर्क का रिक्वायरमेंट होता है स्टार्टिंग के टाइम में वो बहुत ही ज्यादा होता है। वाइल ड्यूरिंग द कांस्टेंट स्पीड, जबकि कांस्टेंट स्पीड में द टॉर्क रिक्वायरमेंट इज नॉट हाई बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज डेवलप्ड एंड ट्रैक्टिव इफोर्ट रिक्वायर्ड इज ओनली टू ओवरकम द ट्रैक रेजिस्टेंस एंड ग्रेविटी कंपोनेंट। कहता है क्या, इनिशियल स्टेज में जब हम कोई भी ईवीज या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या कोई भी मोटर को हम स्टार्ट कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रूप में हम उसको उपयोग कर रहे हैं, तो हमको इनिशियल केस में हमको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है टॉर्क का। वहीं पर हम जब स्पीड को गेन कर लेते हैं तो उसके बाद जनरली जो हमारा टॉर्क का उपयोग होता है वो क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी को, जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है उसको डेवलप करके रखे और ट्रैक्टिव जो हमारा जनरली जो रेजिस्टेंस हमारा है, रोड का रेजिस्टेंस हो या एक तरह से कहिए हमारा फ्रिक्शन थोड़ा हो उसको, और जो ग्रेविटी है, जो उसका खुद का वजन है, उसके कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लग रहा है उसको वो ओवरकम करने के लिए सिर्फ हमको मतलब टॉर्क का रिक्वायरमेंट होता है। तो वही कहा कि वाइल ड्यूरिंग कांस्टेंट स्पीड के समय द टॉर्क रिक्वायर्ड इज नॉट हाई, वो हमको ज़्यादा हाई जरूरत नहीं पड़ता है टॉर्क का, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज डेवलप, क्योंकि वो गाड़ी में हमारा ओवरऑल जो व्हीकल्स है उसमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाता है। एंड ट्रैक्टिव इफोर्ट इज रिक्वायर्ड, ट्रैक्टिव इफोर्ट का हमको रिक्वायरमेंट होता है इज ओनली टू ओवरकम दी ट्रैक रेजिस्टेंस, जो ट्रैक रेजिस्टेंस है या जो रोड का रेजिस्टेंस है, ये जो हमारा फ्रिक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए, एंड ग्रेविटी कंपोनेंट, मतलब जो उसका खुद गाड़ी का वेट है, उसमें वेट है तो उसमें भी फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड की ओर, तो उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें सिर्फ जनरली हमारा जो है वो ट्रैक्टिव मतलब टॉर्क का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, Therefore the requirement is that traction motor should develop very high starting torque। इसलिए हमारा ये रिक्वायरमेंट क्या समझ में आया आपको कि हमारा ट्रैक्टिव मोटर जो है या ट्रैक्शन मोटर जो हमारा है या हमारा ईवीज का जो मोटर है उसके स्टार्टिंग टॉर्क जो होना चाहिए वो हाई होना चाहिए। तो इतना डिटेल में आप एक्सप्लेन करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि आप बात तो समझ ही गए कि हमारा मेनली क्या है। तो मेनली हम ये भी लिख सकते हैं डायरेक्टली कि एट स्टार्टिंग द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मोटर इज दैट एट स्टार्टिंग टाइम इट्स टॉर्क वैल्यू इज हाई, मच हाई देन इट्स नॉर्मल रनिंग टाइम। नॉर्मल रनिंग टाइम के कंपेरिजन में स्टार्टिंग टाइम में ये जो मोटर का टॉर्क होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा कहता है हाई ओवरलोड कैपेसिटी। हाई ओवरलोड कैपेसिटी मतलब आप क्या समझते हैं
क्योंकि जनरली हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रूप में हम लोग जो है वो मोटर यहाँ यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, तो यहाँ पर लोड जो हमारा होगा ओवरलोड पर भी हमको चलाना पड़ेगा। जब ओवरलोड के कंडीशन आएगा तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा ज़्यादा करंट हमारा वो खींचेगा, जिसके कारण कि वहाँ पर हमारा हीटअप ज़्यादा हो सकता है। तो उसी बारे में यहाँ पर लिखा है कि ट्रैक्शन मोटर शुड हैव हाई ओवरलोड कैपेसिटी। ट्रैक्शन मोटर में ये कैपेसिटी होना चाहिए कि हायर ओवरलोड को भी ये सहन कर सके, मतलब हायर ओवरलोड कैपेसिटी इसका होना चाहिए। कहता है ट्रैक्शन मोटर आर सब्जेक्टेड टू हैवी लोड। ट्रैक्शन मोटर का जनरली हम लोग उपयोग करते हैं वो हैवी लोड को रन कराने के लिए। वही कहता है ट्रैक्शन मोटर आर सब्जेक्टेड टू हैवी लोड दैट काउज लार्ज रश करंट। जब हैवी लोड रहेगा तो वहां पर से हमारा लार्ज करंट ओवरऑल खींचेगा। लोड हमारा हैवी लोड के लिए इसको बनाते हैं तो वहां पर लार्ज रश करंट हमारा फ्लो करेगा। कहता है दिस हाई करंट, ये जो हमारा हाई करंट है में प्रोड्यूस लार्ज आर्मेचर रिएक्शन। ये जो हमारा हाई करंट है जिसकी वजह से हमारा लार्ज आर्मेचर रिएक्शन होगा। ये आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है ये आपको पता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें डीसी मोटर के केस में तो वहाँ पर हमारा एक कम्यूटेशन प्रोसेस भी होता है। तो जब हमारा हाई करंट होगा, जब लोड हमारा ओवरलोड पर है तो हाई करंट आएगा। हाई करंट के कारण क्या होगा कि हमारा आर्मेचर रिएक्शन जो होगा वो लार्ज होगा। साथ ही साथ जब आर्मेचर रिएक्शन ओवरऑल लार्ज होगा तो कम्यूटेशन प्रोसेस भी हमारा बैड होगा। बैड कम्यूटेशन प्रोसेस मतलब क्या हो गया कि जो हमारा करंट का रिवर्सल हो रहा है वो रिवर्सल के समय में हमारा जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ स्पार्क या हीट का प्रोडक्शन होगा, जो कि हमारा बाइंडिंग को खराब कर सकता है। तो वही कहता है हाई करंट में प्रोड्यूस लार्ज आर्मेचर रिएक्शन एंड बैड कम्यूटेशन, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। कहता है आर्किंग प्रोड्यूस्ड ऑन ए कम्यूटेटर। बैड कम्यूटेशन होने के कारण वहां पर आर्क प्रोड्यूस होगा कम्यूटेटर में। ये सब डीसी मशीन में आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। डीसी मोटर में सरफेस में एक्सीड ओवर दी होल पेरीफेरी। सरफेस ओवर क्या कहता है कम्यूटेटर सरफेस में एक्सीड ओवर होल पेरीफेरी। ये जो हमारा आर्क प्रोड्यूस हो रहा है कम्यूटेटर सरफेस पे ये एक्सीड कर जाएगा पूरा पेरीफेरी में, जो पूरा उसका सिस्टम है वहां पर। एंड फ्लैश ओवर में होकर वहां पर हमारा आग लग सकता है, फ्लैश ओवर हो सकता है। विच इज टू अवॉइड एट ऑल दी कॉस्ट, जिसको हमको किसी भी हालत में उसको खत्म करना है, कम करना है। देयरफॉर ट्रैक्शन मोटर शुड बी कैपेबल ऑफ टेकिंग हैवी लोड विदाउट फ्लैश ओवर। इसलिए हमारा इस मोटर को इस तरीके से हम लोग डिजाइन करते हैं, या ये हमें रिक्वायरमेंट इसका होता है कि इसका ओवरलोड कैपेसिटी जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, ताकि हमारा वहां पर फ्लैश ओवर होने से बचे। मतलब आप समझ रहे होंगे, क्योंकि लोड हमारा बढ़ेगा तो वो ज्यादा पावर खींचेगा। बैटरी या जहां से भी पावर ले रहा है तो ज्यादा पावर खींचेगा। अब ज्यादा पावर मतलब ज्यादा ओवरऑल करंट हमारा खींचेगा। जब ज्यादा करंट खींचेगा तो वहां पर रिवर्सल होने में भी तो उसको टाइम लगेगा, क्योंकि वहां पर तो फिक्स कम्यूटेशन प्रोसेस हमारा होता है, जहां पर कि रिवर्सल एक टाइम इंटरवल पर हमारा होता है। लेकिन अगर वहां पर वो ज्यादा करंट जो है वो मोटर खींचने लगेगा तो उसके कारण वो फेज रिवर्सल नहीं हो पाएगा। जब फेज रिवर्सल नहीं हो पाएगा तो ये बैड कम्यूटेशन को दिखाता है। बैड कम्यूटेशन में क्या होगा, जब जितना फेज रिवर्सल हुआ जितना नहीं हुआ वो हमारा स्पार्क प्रोड्यूस करेगा। ये स्पार्क के कारण अगर ये पूरे, क्योंकि स्पार्क जो है मोटर के पूरे एरिया में फैल जाएगा, जिसके कारण कि हमारा फ्लैश ओवर हो सकता है, मतलब ओवरऑल हमारा सिस्टम जो है वो खराब हो सकता है, बर्न हो सकता है, जो कि हमें नहीं चाहिए। इसीलिए हम मोटर को जो बनाते हैं अपने रेटेड उसका कैपेसिटी है उससे थोड़ा हम ज्यादा रेटिंग का बनाते हैं, ताकि अगर ओवरलोड कंडीशन आए भी तो हमारे मोटर पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ये दूसरा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, हाई ओवरलोड कैपेसिटी होना चाहिए मोटर का। तीसरा हमारा कहता है ऑपरेट इन पैरेलल। मोटर को हम लोग पैरेलली ऑपरेट कर सकते हैं, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स इसका होना चाहिए। क्योंकि अब बात करते हैं हम लोग कि अगर बड़े बड़े व्हीकल्स जैसे हमारा ट्रक हो गया, इन सब में अगर हम लोग उपयोग करें, या बड़े व्हीकल्स में जो हमारा कार होता है इन सब में अगर हम यूज करें तो सिंगल मोटर से हमारा काम नहीं चलता है। तो वहां पर हम लोग मल्टीपल मोटर का उपयोग करते हैं, तो उन सारे मोटर को पैरेलली ऑपरेट कराना बहुत जरूरी है। तो ये इसमें प्रॉपर्टी होना चाहिए, ताकि हम लोग पैरेलली अगर हम मोटर को कनेक्ट भी करें तो एक से ऐसा मतलब वो पावर को डिलीवर कर सके। तो कहता है ट्रैक्शन मोटर शुड कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन पैरेलल। जो ट्रैक्शन मोटर हमारा होता है जनरली उसमें एक कैपेबिलिटी होना चाहिए कि वो पैरेलली ऑपरेट कर सके। इन ट्रैक्शन वर्क सेवरल मोटर ऑपरेट एट सेम टाइम। ट्रैक्शन वर्क में हमारा जनरली जो है वो बहुत सारे मोटर एक समय में यूज होते हैं। देयरफॉर ट्रैक्शन मोटर शुड बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन पैरेलल। इसलिए हमारा ट्रैक्शन मोटर कैपेबल होना चाहिए कि वो पैरेलली ऑपरेट कर सके, मतलब पैरेलली कंडीशन में ऑपरेट कर सके, मतलब 2 या 3 4 5 6 10 मोटर को हम एक साथ ऑपरेट करा सकते हैं एक ही व्हीकल्स में। कहता है हाउएवर there occur a small difference in rotational speed of the various motor because of uneven wear and tear of the wheels। क्या कहता है कि however there occur a small difference। हम जब पैरेलली इसको ऑपरेट करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस हमको देखने को मिलता है उसका रोटेशनल स्पीड में ऑफ द वेरियस मोटर, अलग अलग मोटर का, बिकॉज ऑफ अनइवन वियर एंड टीयर व्हील्स। क्योंकि सभी जो उसके व्हील्स होते हैं उसके अनइवन वियर एंड टीयर इसमें कुछ होता है। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा मोटर है वो सब मोटर तो एक जैसा यूज कर रहे हैं, लेकिन सबका जो वर्किंग फेनोमेना है वो लगभग सबका सेम ही होता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। कभी भी आप ये सोचिए कि
बहुत एक दो आदमी है, दो आदमी का विचार पूरा सही मिलता है, पूरा एकदम सटीक मिल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कि उसका सही नहीं हो पाता है, तो कुछ ना कुछ एरर तो हमारा होता है। तो वही कहता है हाउ एवर देयर ऑकर स्मॉल डिफरेंस इन रोटेशनल स्पीड ऑफ द वेरियस मोटर। जो अलग अलग मोटर का हम लोग उपयोग कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा रोटेशनल स्पीड में कुछ वेरिएशन आता है। वो क्यों आता है? बिकॉज अनइवन वियर सबका बियर एंड टीयर अलग अलग हो सकता है। तो अनइवन बियर एंड टीयर ऑफ द व्हील्स का जो अनइवन बियर एंड टीयर्स कैपेसिटी के कारण कहता है देयर शुड नॉट प्रोड्यूस वाइड वेरिएशन इन टॉर्क। इसके कारण एक वाइड वेरिएशन ऑफ मतलब टॉर्क में एक वाइड वेरिएशन नहीं हो पाता है डेवलप्ड एंड करेंट डाउन बाय द वेरियस मोटर। तो करेंट डाउन हमारा वेरियस मोटर से नहीं होता है। तो हम लोग जनरली यहाँ पर क्या समझे कि जो हमारा मोटर में ये कैपेसिटी होना चाहिए, ये कैपेबिलिटी होना चाहिए कि उसको हम लोग पैरेलली ऑपरेट करा सके और वो एक जैसा पावर देने का काम कर सके। तो ये हमारा होता है पैरेलल ऑपरेशन ऑफ मोटर, मतलब ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा ईवीज मोटर का होना चाहिए। फिर कहता है रिबॉस्ट कंस्ट्रक्शन। ये जो हमारा, क्योंकि ये जो मोटर है ये क्या व्हीकल्स में लगा हुआ है और व्हीकल तो हमारा मूव कर रहा है, जब मूव करेगा तो उसमें वाइब्रेशन आएगा। तो इसका कंस्ट्रक्शन ऐसा होना चाहिए ताकि ये वाइब्रेशन को आसानी से सहन कर सके, वाइब्रेशन से इसमें कोई इफेक्ट ना पड़े। तो कहता है ट्रैक्शन मोटर क्या कहता है, ट्रैक्शन मोटर मस्ट बी रिबॉस्ड इन कंस्ट्रक्शन। ट्रैक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो रिबॉस्ड होना चाहिए, मतलब कठोर होना चाहिए, सो दैट इट इज कैपेबल टू विथस्टैंड कंटिन्यूअस वाइब्रेशन। ताकि वो जो कंटिन्यूअस वाइब्रेशन जो व्हीकल्स हमारा रन करेगा तो वहां पर कंटिन्यूअस वाइब्रेशन आएगा, तो उस वाइब्रेशन को ये सस्टेन कर सके, उसको ये सह सके। सिंस द मोटर आर सब्जेक्टेड टू सर्व कंडीशन, ये इस कंडीशन को वो ये जो कंडीशन हमारा आ रहा है वाइब्रेशन का उसको ये सहन कर सके। कहता है ट्रैक्शन मोटर शुड बी फर्दर प्रोवाइडेड विद मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू प्रिवेंट डर्ट वाटर एंड मड। साथ ही साथ ट्रैक्शन मोटर जो हमारा है इसको प्रोटेक्शन भी हमको देना होगा, क्योंकि जनरली हमारा इंजन जो इसका अगर मोटर की बात करें तो वो हमारा व्हीकल्स के नीचे होता है, तो उसको डस्ट से या डर्ट से इन सब से मड से बचाने के लिए उसको एडिशनल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड किया जाता है। तो इसका कंस्ट्रक्शन कठोर होना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए, ताकि उसका जो डस्ट ये सब पार्टिकल है वो उसके अंदर जाकर बैठ ना सके, डिकम्पोज ना हो सके वहां पर जाकर। ठीक है, फिर हमारा आता है वेट ऑफ ट्रैक्शन मोटर। ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू जिसमें है। देखिए जो हमारा कन्वेंशनल इंजन होता था या कन्वेंशनल व्हीकल्स होता था उसका वेट ज़्यादा होता था, जबकि हमारा मोटर की वेट उसके कंपेरिजन में कहा जाए तो बहुत ही कम होता है। तो ये भी हम चाहते हैं कि ट्रैक्शन मोटर जो हमारा है उसका वेट कम होना चाहिए, क्योंकि अगर उसका खुद का वेट अगर ज़्यादा होगा तो ओवरऑल पूरा व्हीकल्स का वेट ज़्यादा होगा। अब ज़्यादा वेट को खींचने के लिए ज़्यादा पावर का रिक्वायरमेंट होगा, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो हमारा रेटिंग के जिस रेटिंग का हमको मोटर की आवश्यकता है उस रेटिंग का मोटर को तो हम लोग यूज करें, लेकिन उसका वेट को हम लोग कोशिश करें कि कम से कम रहे। तो वही कहता है द वेट ऑफ ट्रैक्शन मोटर शुड बी मिनिमम। ट्रैक्शन मोटर का जो वेट होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए इन ऑर्डर टू इंक्रीज पेलोड कैपेसिटी ऑफ द व्हील, ताकि जो हमारा व्हीकल्स का पेलोड कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जा सके। पेलोड कैपेसिटी मतलब क्या हुआ कि व्हीकल्स का अपना वेट साथ ही साथ उस पर जो हम लोग वेट को ले जा सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं पेलोड कैपेसिटी। तो अगर खुद व्हीकल्स का ही वेट ज्यादा होगा, मोटर सब उसमें लगा रहे हैं उसका ही वेट ज्यादा होगा, तो ओवरऑल हमारा गाड़ी का वेट ज्यादा होगा, उसके बाद हम लोग उस पर चाहकर भी ज्यादा लोड को नहीं डाल सकते हैं। तो इसीलिए मोटर का वेट या पूरा व्हीकल्स का वेट कम से कम होना चाहिए ओवरऑल, लेकिन अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम हल्का बना दिए और वो गाड़ी नैनो जैसा हो गया, एक बार कोई मारा तो सीधे उड़ जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसका ऐसा होना चाहिए कि वो अच्छे से वाइब्रेशन जो उसका मोटर का ओवरऑल या पूरा सिस्टम का जो वाइब्रेशन है उसको सहन कर सके, साथ ही साथ इतना कैपेबल हो कि अच्छे से वो स्मूथली रोड पर चल सके और उससे कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। अगर थोड़ा मोड़ा कहीं पर इशूज भी आता है, थोड़ा मोड़ा कहीं टक्कर भी होता है तो वो हमें बचा ले, ऐसा ना हो कि टक्कर हुआ और हम ही सीधे खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उसका वेट कम होना चाहिए लेकिन उसका स्ट्रांगनेस अच्छा होना चाहिए, स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए। फिर हमारा आता है स्मॉल डायमेंशन। कहता है जनरली द फिजिकल साइज ऑफ मोटर डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इंसुलेशन यूज। जनरली जो मोटर का हमारा साइज होता है, फिजिकल साइज, वो डिपेंड करता है कि उसमें हम लोग इंसुलेशन कैसा यूज कर रहे हैं। कहता है ट्रैक्शन मोटर आर उंड विथ क्लास एच इंसुलेशन। ये याद रखिएगा, ट्रैक्शन मोटर जनरली जो हम लोग उपयोग करते हैं उसमें हम लोग क्लास एच इंसुलेशन का उपयोग करते हैं। ऑल्सो ट्रैक्शन मोटर इज लोकेटेड अंडरनीथ अ मोटर कोच एंड द स्पेस अंडरनीथ द मोटर कोच इज लिमिटेड बाय द साइज ऑफ ड्राइविंग व्हील्स एंड द ट्रैक गेज। कहता है जनरली क्या है कि हमारा देखिए मोटर का साइज छोटा होना चाहिए। छोटा क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये मोटर को जो हम लोग लोकेट करते हैं वो हम लोग कहाँ लोकेट करते हैं, तो अंडरनीथ में हम लोग लोकेट करते हैं। मोटर कोच का अंडरनीथ में हम लोग इसको मतलब जो पोर्शन होता है, एरिया होता है, वहाँ पर हम लोग इसको लोकेट करते हैं। तो अगर इसका साइज बड़ा होगा तो वहाँ पर क्योंकि और सारे भी इक्विपमेंट होते हैं, जैसे ट्रैक गेज हो गया, ड्राइविंग व्हील हो गया, तो सब वहाँ पर होते हैं। तो अगर ये इसका साइज हमारा बड़ा होगा तब उस केस में इसको एडजस्ट कराने में हमको थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसलिए इसका साइज छोटा होना चाहिए। कहता है देयरफॉर द ट्रैक्शन मोटर मस्ट बी स्मॉल इन ओवरऑल डायमेंशन। मतलब ट्रैक्शन मोटर का जो साइज होना चाहिए, ओवरऑल डायमेंशन होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए।
स्पीड, सिंपल स्पीड कंट्रोल। साथ ही साथ अब क्या है कि जो मोटर हम लोग उपयोग करें, इस मोटर का कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल जो होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इसको कंट्रोल करने का ही प्रोसेस जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो, तो हम आसानी से उसको कंट्रोल नहीं कर सकते उसका स्पीड को। तो वही कहता है ट्रैक्शन मोटर शुड हैव सिंपल स्पीड कंट्रोल। ट्रैक्शन मोटर का जो है वो सिंपल स्पीड कंट्रोल होना चाहिए। एज द इलेक्ट्रिक ट्रेन हैव टू बी स्टार्टेड एंड स्टॉप्ड वेरी ऑफन, द ट्रैक्शन मोटर शुड बी एमिनेबल टू सिंपल स्पीड कंट्रोल मेथड। कहता है ट्रैक्शन मोटर शुड हैव सिंपल स्पीड कंट्रोल, ट्रैक्शन मोटर का सिंपल स्पीड कंट्रोल होना चाहिए। आई द इलेक्ट्रिक ट्रेन, अगर इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात करें, हैव टू स्टार्टेड एंड स्टॉप, उसको स्टार्ट करना और स्टॉप करना, जनरली ये प्रोसेस होते रहता है, क्योंकि अब ट्रेन की बात करें तो उसको हर एक स्टॉपेज पर रुकना पड़ता है, उसको स्टार्ट होना पड़ता है, उसको मतलब चलना पड़ता है। द ट्रैक्शन मोटर शुड बी एमिनेबल टू सिंपल स्पीड कंट्रोल मेथड। ये जो ट्रैक्शन मोटर होना चाहिए, इसका जो स्पीड कंट्रोल होना चाहिए वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए, ताकि इसको हम तुरंत भी, जैसे हमको तुरंत मोटर को रोकना है तो आसानी से उसको तुरंत रोक दें, उसके स्पीड को कम कर दें। अगर हमको तुरंत इनिशियल केस में हमको उसके स्पीड को बढ़ाना है तो हम लोग उसको तुरंत धीरे धीरे करके स्पीड को बढ़ा लेते हैं। इसका एक अच्छा स्पीड कंट्रोल होना चाहिए इस मोटर का। कहता है डायनेमिक एंड रीजनरेटिव ब्रेकिंग। साथ ही साथ हमारा जो मोटर हम लोग उपयोग कर रहे हैं इसमें ये भी गुण होना चाहिए कि ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग को कर सके। कहता है कि ट्रैक्शन मोटर शुड बी एमिनेबल टू इजी एंड सिंपल मेथड ऑफ डायनेमिक और रीजनरेटिव ब्रेकिंग। कहता है ट्रैक्शन मोटर का जो ब्रेकिंग सिस्टम होना चाहिए वो भी हमारा बहुत ही सिंपल, इजी और सिंपल होना चाहिए, ताकि उसको हम लोग जो है जो डायनेमिक ब्रेकिंग मेथड होता है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग मेथड होता है, उसको हम लोग इस पर अप्लाई कर सके। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स था। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वही ओवरऑल हमारा फीचर्स भी यहाँ माना जा सकता है। तो सबसे पहले हमारा फीचर्स क्या होना चाहिए, आप क्या सोचेंगे, ये हमारा मोटर का इफिशियंसी अच्छा होना चाहिए, मतलब जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम दे रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, तो उसका इफिशियंसी अच्छा होना चाहिए। हाई इंस्टेंट पावर, एट इंस्टेंट जब मोटर हम लोग स्टार्ट करें उसमें एक अच्छा इंस्टेंट पावर हमको देना चाहिए। फास्ट टॉर्क रिस्पांस, इसका टॉर्क रिस्पांस बहुत ही फास्ट होना चाहिए। हाई पावर डेंसिटी, इसका पावर डेंसिटी अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ ओवरऑल इसका कॉस्टिंग की बात की जाए तो वो हमारा कम होना चाहिए। अब पता चला सब कुछ तो सही है लेकिन कॉस्टिंग ही बहुत ही ज़्यादा है, जिसके कारण कि हमारा ओवरऑल व्हीकल्स का दाम जो है वो ज़्यादा हो रहा है, तो इसका कॉस्टिंग हमारा कम होना चाहिए। कहता है हाई एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन रेट भी अच्छा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। और रिबॉस्टनेस, कठोर होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि ये वाइब्रेशन को अच्छी तरीके से हैंडल कर सके। तो आई थिंक ये था हमारा सेशन, जिसमें कि हम लोग ईवीज मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और उसके फीचर्स के बारे में बहुत ही अच्छे से समझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।